Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 23 and day 24 of your crack series. If you are following us since day 1, you know that this is 45-day long series in which we are covering high yielding UPSC topics for prelims 2026. अगर आपने अभी तक वॉर रूम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पे तो उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पे हम डेली क्विज कंडक्ट करते हैं बेस्ड ऑन दीज वीडियोस एंड द अदर वीडियोस व्हिच गेट्स अपलोडेड ऑन आवर चैनल रेगुलरली. आप क्विज पार्टिसिपेट करो. क्विज में पार्टिसिपेशन से क्या होगा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो यू हैव थोड़ा सा, अगर क्विज उसी चीज़ पे दोगे ना तो आपका क्या डेवलप होता है, थोड़ा सा मेमोरी में वो चीज़ें और अच्छे से जाती हैं, राइट. और जैसा मैंने बोला है कि जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतना ही बेनिफिट होगा. तो क्विज भी ऐसे ही फ्रेम किए जा रहे हैं कि जैसे लगे कि आप एक अच्छे MCQ सॉल्व कर रहे हो, राइट. तो क्विज में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो अगर इन वीडियोज़ को देखते हो तो, ठीक है. और देखो आपकी रैंक कैसे आती है, उसमें हम डेली रैंक भी अनाउंस करते हैं, राइट. कुछ लोग हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पर टॉप कर रहे हैं, तो कोशिश करो उनको पीछे करो. डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस अमंग यू, राइट. तो अभी आगे बढ़ते हैं. प्री हिस्टोरिक एरास की बात करते हैं. सबसे पहले पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन देखेंगे इस लेक्चर में कि हिस्ट्री में एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक क्या टाइमलाइन रही है. क्रोनोलॉजिकल वे में हिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है. इसमें हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये सिर्फ टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी रिलेटेड लेक्चर है, ठीक है. बाकी एक मैराथन आएगा हिस्ट्री का हमारे चैनल पे, तो जिसको आप देख के कंप्लीट हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, राइट. फिलहाल अगर टाइमलाइन सिर्फ आपको याद करने में दिक्कत होती है, बहुत से लोगों का कमेंट आया सर कौन से मूवमेंट कब हुए, चीज़ों को दिक्कत आती है पढ़ने में, तो मैंने सोचा पूरी हिस्ट्री की ही क्रोनोलॉजी बना दी जाए, राइट. बिकॉज अगर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आपको पता है ना, अगर आपके हिस्ट्री को सीक्वेंस को समझ लिया तो हिस्ट्री के क्वेश्चन को सही करना काफ़ी ईजी हो जाता है. एंड क्रोनोलॉजी आपको कई बार ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, लॉजिकल गेसिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. तो हिस्ट्री के सबसे पहले, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपके माइंड में हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी जो है वो दिमाग में छपी होनी चाहिए, राइट, ताकि आप एक बेटर हिस्ट्री के स्टूडेंट कहलाओ. सबसे पहले हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक एरा की, यानी कि सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई चीज़ों की हिस्ट्री में, राइट. तो जब शहर नहीं थे, राइट, जब गांव नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, लोग सिर्फ सर्वाइवल के पीछे भागते थे. और सर्वाइवल का ही गेम शुरू हुआ पैलेलिथिक एज में, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं हम, राइट. यहाँ पे लोग क्या थे, हंटर गैदरर थे. लोग लगातार मूव करते रहते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, राइट. उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, राइट. इसकी बहुत सारे साइट्स मिली हमें. सोन वैली मिली है पाकिस्तान में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मिले हैं हमें MP में, राइट. भीमबेटका की जो केव्स है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं. उन पेंटिंग्स में ये शो किया गया है कैसे लोग एनिमल्स को हंट करते थे. मोस्टली बाइसन्स को हंट करते थे, टाइगर्स को हंट करते थे, राइनोस को हंट करते थे, राइट. उसके बाद हम बात करेंगे मीजोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन एज. इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पे लोग थोड़े से स्मार्ट हुए और अपनी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा शार्प किया. जो बड़े बड़े पत्थर लेके एनिमल्स को मारते थे, अभी उन टूल्स को और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा छोटा कर दिया, राइट. तो इन्हीं टूल्स को माइक्रोलिथ बोला जाने लगा. और ये टूल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे और शार्प होते थे. बहुत छोटे छोटे स्टोन फ्लेक्स होते थे, जिसको लकड़ी में पहले तो अटैच करते थे, लकड़ियों में अटैच करते थे उनको और फेंक के मारते थे, राइट. उनमें एरोज, तीर वगैरह लगा दिया, राइट, और उसको दूर से मारने लग गए. और इसकी वजह से क्या हुआ, लाइफ थोड़ी सी सेमी सेडेंट्री हो गई. मतलब पहले जो लगातार लोग मूव करते रहते थे, हंट करते रहते थे, अभी लोग थोड़ा सा ठहर ठहर के रहने लगे. थोड़ा थोड़ा घर बनाने लग गए कि एक जगह पर रुक जाओ थोड़े टाइम तक, फिर सीज़न चेंज होगा तब कहीं और चलेंगे. तो लाइफ सेमी सेडेंट्री हो गई. पूरी तरह सेडेंट्री तो नहीं हुई, अभी भी मूव करना पड़ता था, बट वो सीजनल हो गया. तो सेमी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की शुरुआत कब हुई, मीजोलिथिक एज में हुई. उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज. यहाँ पे बोला जाता है कि इंडिया में आया एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, राइट. न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया. इंस्टेड ऑफ जस्ट गैदरिंग द वाइल्ड ग्रेन्स, हमने उसको प्लांट करना भी शुरू कर दिया. हम सिर्फ ग्रेन्स को मतलब गैदर नहीं कर रहे हैं, हमने खुद उसको प्लांट करना शुरू कर दिया, राइट. इसकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़. नीलोलिथिक की बहुत पॉपुलर साइट है और प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. और ये इसीलिए फेमस है क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइट दिखाती है हमें सबसे पहला ट्रांजिशन, ठीक है. जो हंटिंग से फार्मिंग की तरफ सबसे पहला ट्रांजिशन हुआ है वो हमें मेहरगढ़ में ही देखने को मिलता है. सबसे प्रोमिनेंट साइट है ये, ठीक है. हमने सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली वगैरह को उगाना शुरू करा था. तो आई होप आपको इन तीनों की टाइमलाइन तो क्लियर हो गई कि पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक. ये तो ईजी भी है, सबको पता होता है, राइट. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या था बेसिकली ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट. इसके बाद पैलोलिथिक एरा, मीजोलिथिक एरा, न्यूलिथिक एरा, यानी कि हम स्टोन एज के बाद सीधे जंप करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अपनी हिस्ट्री की स्टडी में, राइट. जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरी तरह से हट्स में रह रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग स्मार्ट सिटीज़ में रह रहे थे, राइट. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज़ में बांटा गया है. एक अर्ली फेज़, एक मैच्योर फेज़ और एक लेट फेज़.
अर्ली फेज़ में जब धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, छोटे छोटे गांव उभर कर सामने आने लगे और एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, ट्रेड करने लगे, राइट। तो बहुत लार्जर ट्रेड हब्स बनने शुरू हुए। और मैच्योर फेज़ में आपको बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं, स्मार्ट सिटीज़ लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, विद इनक्रेडिबल एडवांस टेक्नोलॉजीज़, ब्यूटीफुल ड्रेनेज पैटर्न, राइट, प्लान्ड लेआउट्स और स्टैंडर्ड वेट्स। बहुत सारी चीज़ें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स हैं जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें मैच्योर फेज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी सिटीज़ जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ये सारी सिटीज़ इनमें ग्रिड पैटर्न फॉलो होता था, राइट। और जितने भी रोड्स होते थे एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे। सैनिटेशन इनका बहुत अच्छा था, इनके पास प्राइवेट बाथरूम्स थे, राइट। अगर आप अभी भी अपने आसपास नालियाँ देखोगे तो उनमें कवर नहीं लगे होते, बट यहाँ पे जो नालियाँ थी उनको कवर किया गया था, राइट। जो ड्रेन्स थे उनको प्रॉपरली कवर करके रखते थे ये लोग। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सिटीज़ did not achieve this level of cleanliness, right, at that time। बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन शहर में भी ऐसी क्लीनलीनेस नहीं थी जैसी उस टाइम के हड़प्पन सिविलाइजेशन में थी, राइट। तो बाकी ट्रेड भी बहुत अनदर लेवल पे था। ये लोग बहुत स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का यूज़ करते थे और ये लोग बहुत दूर दूर तक ट्रेड करते थे। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया वगैरह से ट्रेड के हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं। लेट फेज़ बात करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की, और इसका पॉसिबल रीज़न दिया जाता है कि शायद कोई वॉर हुआ होगा या फिर कोई क्लाइमेट शिफ्ट हुआ होगा या रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया होगा। इन सब वजहों से लेट हड़प्पन फेज़ थोड़ा सा हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की तरफ शिफ्ट करता है, राइट। तो हमने अभी क्या देखा, स्टोन एज देखी और हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों देखने के बाद तुरंत हम हिस्ट्री में जंप करते हैं अपनी वैदिक एज की तरफ, राइट। कहा जाता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, जब इंडस वैली सिटीज़ डिक्लाइन पे गई, तो एक नया ग्रुप आया जिसको आर्यंस बोलते थे, और ये ग्रुप नॉर्थ वेस्ट से एंटर हुआ और शुरुआत हुई अर्लिक वैदिक एरा की। अर्लिक वैदिक एरा को हम काउ बॉय फेज बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता था, ये लोग पैस्टोरल सोसाइटी होती थी, राइट। इनका मतलब इनकी पूरी जो लाइफ है वो कैटल के अराउंड रिवॉल्व करती थी, राइट। तो याद रखना इस चीज़ को। इन लोगों में जो वॉर भी होती थी ना, वो भी कैटल से ये होती थी, राइट। तो इनके पास कोई बहुत बड़े बड़े ईंटों के शहर नहीं थे, बिग ब्रिक सिटीज़ नहीं थी, अनलाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एक ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है। और इन लोगों ने सबसे बड़ा जो काम किया, इन लोगों ने ऋग वेदा को कंपोज किया, ऋग वैदिक लिटरेचर को कंपोज करने का काम किया। ऋग वेदा क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स जो कि मेमोरी के बेसिस पे एक दूसरी जनरेशन पे पास डाउन किए गए, राइट। लिखे गए थे, उसके बाद मेमोरी वाइज लोग सुनाते गए एक दूसरे को और एक दूसरे तक पास होते गए, ठीक है। लेटर वैदिक एरा की बात करें तो लेटर वैदिक एज में ये लोग थोड़े से सेटल होने लग गए, राइट। थोड़े से सेटल होने लग गए मतलब क्या है, ये लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे तो वेस्टर्न पार्ट में से धीरे धीरे थोड़ा सा और ज़्यादा इंडिया के अंदर आने लगे, गंगा रिवर के आसपास तक पहुँच गए, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ गंगा रिवर तक। और लेटर वैदिक पीरियड की खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता होना चाहिए आपको, आयरन की शुरुआत हुई। यहाँ पे आयरन को डिस्कवर किया गया, राइट। और आयरन के डिस्कवर होते ही इनको एक्सेस मिल गया और ज़्यादा थिक जंगल्स में जाने का, और ज़्यादा बेटर तरीके से हथियार बनाने का, ताकि फार्मिंग में बेटर प्लोज बनाए जा सके, राइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके टाइम पे शुरू हुआ एक वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम में हमने सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये चीज़ें लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुई, ओके। और इनके टाइम पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई, जैसे वेदास थे, तो वेदास के आगे ब्राह्मणास वगैरह को ऐड किया गया, जिसमें और ज़्यादा रिचुअल्स एंड मैनुअल्स की बात करी गई, राइट। यहाँ पे तो सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, यहाँ पे ऋग्वेद के अलावा 3 और वेदों को लिखा गया लेटर वैदिक एज में, राइट। 3 और वेद कौन कौन से, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब लेटर वैदिक एज में लिखे गए। ऋग्वेद वॉज रिटन अर्ली वैदिक पीरियड, राइट। वैदिक एज के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपदास के बारे में डायरेक्टली, और महाजनपदास में याद रखना हम इनको बोलते हैं बिग 16, क्योंकि 16 महाजनपदास का राइज हुआ था और 16 महाजनपद में बहुत सारे ग्रेट किंगडम्स इमर्ज होकर सामने आए थे, राइट। याद रखना कि ये जो फार्मिंग हुई थी वैदिक एज में, इसने लोगों को थोड़ा सा वेल्दी बना दिया, राइट। वेल्दी बना दिया तो ये ट्राइब्स जो हैं आपस में मर्ज होकर 16 महाजनपद में मर्ज हो गई, राइट। और एक तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा है, तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया बोल सकते हो इसको, गेम ऑफ थ्रोन्स एरा ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट। यहाँ पे एक अर्बन सर्ज आया फिर से इंडिया में, और पहली बार जो इंडस वैली जैसी बिग सिटीज़ थी वो फिर से इंडिया में पॉपअप होने लग गए, राइट। एक रिलीजियस रेवोल्यूशन भी आया, लोगों को लगा कि जो ओल्ड वैदिक रिचुअल्स बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स का भी जन्म हुआ, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, वो सब महाजनपदास वाले एज में ही हुआ, राइट। तो इस टाइम के लोग थोड़ा सा ज़्यादा काइंडनेस पे फोकस करने लग गए, राइट। ये जो नए धर्म आए बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जैसे, ये लोग काइंडनेस को, नॉन वायलेंस को, मेडिटेशन को, इन सब चीज़ों को
पॉपुलराइज करने लगे रदर देन सैक्रिफाइसेस, बलि एटसेट्रा, राइट। तो ये डिफरेंस था और ये टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। जब महाजनपदास इमर्ज होकर आया उसी टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे धर्म भी लोगों के सामने आए, राइट। 16 महाजनपदास में से जो मगध महाजनपद था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विक्टोरियस इमर्ज होकर सामने आया। मगध आज प्रेजेंट डे के बिहार में सिचुएटेड है, राइट। और मगध इंडिया का पहला ग्रेट एम्पायर बनकर सामने आया, राइट। अगर आपको 16 महाजनपदास और उनकी कैपिटल याद करनी है तो मेरे ही चैनल पे एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है वो, राइट, जिससे मैंने सारे मगध की कैपिटल, सॉरी ये जितने भी महाजनपदास थे इनकी कैपिटल्स को मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाया। आई थिंक 2 मिनट से भी कम का वीडियो है वो, एक शॉर्ट है। हमारे चैनल पे आप शॉर्ट्स में जाना और आप देखना महाजनपदास एंड देयर कैपिटल्स, राइट। तो उस शॉर्ट्स में जाके आप इसको याद कर लेना, ठीक है। महाजनपदास की कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, 2 मिनट में याद हो जाएंगी सारी, राइट। और अगर आप अभी देखना तो कमेंट भी करना कि आई एम फ्रॉम क्रैक सीरीज़, ओके, ताकि मुझे पता चले कि क्रैक सीरीज़ वाले कितने उस वीडियो को देख रहे हैं, ओके। बात करें मगध की तो मगध डोमिनेट कर रहा था बहुत सारे ग्रेट डायनेस्टीज, बहुत सारी पावरफुल डायनेस्टी लाइक हरण्यक डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टीज़, ये सारी डायनेस्टीज़ यहाँ पे रूल कर रही थी, राइट। इन लोगों ने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट किया, पहले राजगीर हुआ करती थी इनकी कैपिटल, बाद में इनकी कैपिटल हो गई पाटलिपुत्र, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। मगध के डोमिनेट करने का रीज़न ये भी था कि मगध जहाँ पे लोकेटेड था वहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर डिपॉजिट्स थे। मगध के जो सोल्जर्स थे वो एलिफेंट यूज़ करते थे अपने वॉर वगैरह में, राइट। इनकी जो नई कैपिटल थी पाटलिपुत्र वो चारों तरफ से नदियों से सराउंडेड थी, लाइक गंगा, सोन और गंडक नदी के सराउंडेड थी। तो कोई भी एनिमी हो उसके लिए इम्पॉसिबल होता था कि शहर को चारों तरफ से घेर ले, राइट। तो रिवर कहीं ना कहीं एक तरह से हाईवेज़ का भी काम करती थी इनके लिए, जिसकी वजह से ट्रेड वगैरह और ट्रूप्स भी इनके स्मूथली मूव हो सकते थे, राइट। क्योंकि मगध वगैरह लोग गंगा पे डोमिनेट करते थे तो गंगा इनके कंट्रोल में थी, इस वजह से कहीं ना कहीं एंशियंट ट्रेड की पूरी चाबी मगध के हाथ में थी। मगध के इस डोमिनेंस का एंड होता है जब आती है मौर्यन डायनेस्टीज़। तो आगे हम मौर्यन डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे, राइट। अभी तक की टाइमलाइन समझ आ गई आपको। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टोन एज पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक एज पढ़ा और फिर हमने 16 महाजनपद एंड देन मगध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, राइट। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर की ड्यूरेशन है 321 से 185 BC तक, राइट। मौर्यन एम्पायर की खास बात यह है कि पहली बार पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक पर्टिकुलर फ्लैग के अंदर कहलाया, राइट। मतलब पूरे इंडिया एज अ होल इन लोगों ने रूल किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी आप सबको पता होगी, राइट। एक तरह से स्टूडेंट और टीचर का डुओ था जिसने कहीं ना कहीं पूरी तरह से लीडरशिप स्थापित करी इस पूरे रीजन में, है ना। चाणक्य को एक ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट बोला जाता है। इन लोगों ने, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिल करके नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करा। चाणक्य की अर्थशास्त्र सबसे पॉपुलर बुक है इनकी, जिसमें सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करी गई थी, इसमें बताया गया था कि पूरे किंगडम को कैसे रन किया जाता है, कैसे इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है, राइट। इस डायनेस्टी के सबसे पॉपुलर राजा थे अशोक। अशोक की बात करें तो सबसे फेमस मौर्यन किंग वही थे और कहीं ना कहीं इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 BC। ये ईयर आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, राइट। कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में था। और इन्होंने कहीं ना कहीं जब इतना ज़्यादा वायलेंस देखा तो उसके बाद ये बुद्धिज़्म की तरफ मुड़ गए, क्योंकि इनको लगा इतना वायलेंस नहीं करना चाहिए था। तो बुद्धिज़्म में इनका इंटरेस्ट जगा और उसके बाद बहुत सारे इनके रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, जिसमें ये धम्मा की बात करते हैं, राइट। शांति को प्रोपोगेट करने की बात करते हैं। मौर्यन डायनेस्टी में आपको मौर्यन किंग्स की भी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो किंग थे मौर्य के वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी। चाणक्य की मदद से नंदा डायनेस्टी को हराया था, राइट। उसके बाद कहीं ना कहीं आता है नाम बिंदुसार का। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के ही बेटे थे। इन्होंने अपने एम्पायर को डेक्कन की तरफ और ज़्यादा एक्सपेंड किया था, राइट। याद रखना बिंदुसार का एक और नाम है जिसको बोला जाता है अमित घाट, राइट। स्लेयर ऑफ एनिमीज़ के तौर पे बोला जाता है, राइट। इसने बहुत सारे फॉरेन रिलेशंस बनाए थे ग्रीक वगैरह से, राइट। तो ये इसलिए पॉपुलर थे बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद तो अशोका ही जाते हैं। अशोका का आपको पता होना चाहिए कि अशोका बिंदुसार के बेटे थे, राइट। इसके पहले अवंती के गवर्नर हुआ करते थे, फिर राजा बन गए। कलिंग वॉर के बाद ये बुद्धिज़्म की तरफ मुड़ गए और धम्मा को प्रमोट करने लग गए। अशोका के बाद के रूलर्स सबसे जानना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए, जस्ट इन केस UPSC पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। दशरथ आए थे अशोका के बाद। और उसके बाद दशरथ वॉज एक्चुअली नॉट सन ऑफ अशोका, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अशोका, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। और इन्होंने भी बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज़ करा और बहुत सारी केव्स बनवाई, जैसे कि नागार्जुन हिल्स पे आजीविकास के लिए केव्स बनाई। नागार्जुन हिल्स पे आजीविकास के लिए, आजीविका एक सेक्ट हुआ करता था, उसके लिए केव्स किसने बनाई? दशरथ ने बनवाई, राइट। इसके बाद एक और रूलर थे जिनका नाम था संप्रति, अगर याद रख पाओ तो रखना, राइट। संप्रति जो है अशोका के ग्रैंड सन थे। अशोका के बेटे का नाम याद रखना कुणाल था, राइट।
और कुणाल के ही बेटे थे संप्रति और दशरथ वगैरह। संप्रति ने जैनिज़्म को फॉलो किया, जैनिज़्म को एडोर किया, राइट। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इतने तो राजा का नाम आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद और भी रूलर थे, बट आपको लास्ट रूलर का नाम याद रखना है कि लास्ट रूलर कौन था मौर्य डायनेस्टी का। तो ही वॉज बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य जो है लास्ट मौर्य रूलर था, और उसको किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथ को मार करके हद पार कर दी थी और शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी, राइट। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ओके। उसके बाद मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और बहुत सारे वीक सक्सेसर्स इमर्ज होकर सामने आए। मौर्यन एम्पायर की बात करें, जैसा मैंने बताया, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना करी, राइट। और पाटलिपुत्र को ही अपना बेस बनाया। ये लोग हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज करते थे। शुंग को और कानवा को, इन लोग को जाना जाता है कि जो हिंदू वैदिक रिचुअल्स मैंने बताया ना महाजनपद एरिया में फेड होने लग गए थे, उनको फिर से रीस्टैब्लिश किया इन लोगों ने। और कहीं ना कहीं फिर से जो हिंदू वैदिक रिचुअल्स थे उन सबको, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को और फिर से रीस्टैब्लिश करा। याद रखना, जो शुंग डायनेस्टी है उसके फाउंडर पुष्यमित्र शुंग थे, राइट। और उसके बाद जो कानवा डायनेस्टी से उसके फाउंडर वासुदेव कानवा। इन दोनों का नाम याद रखना, फाउंडर्स का नाम ज़रूर याद होना चाहिए, राइट। इन लोगों ने मगध पे थोड़े टाइम के लिए रूल किया था, फिर सातवाहन डायनेस्टी आ गई थी। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक, राइट। और इसी डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, राइट। इन लोगों ने प्राकृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज करा था। रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड था। इनको बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म दोनों का सपोर्ट मिला। मैंने सातवाहन डायनेस्टी आपको पहले क्रैक सीरीज़ में पढ़ाया भी हुआ है, राइट, इन आवर इनिशियल एपिसोड्स। ये तो थे इंडिया के अंदर। जब अशोकन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो इंडिया के अंदर तो ये डायनेस्टीज निकल कर सामने आई, शुंग, कानवा, सातवाहन, राइट। उसी टाइम पे इंडिया में कुछ फॉरेन से इन्वेजन भी हो रहे थे, तो उसको बोला जाता है इंडो ग्रीक्स आए इंडिया में, राइट। इन लोगों ने इंडिया में हेलेनिस्टिक कल्चर को प्रमोट करा। और कहीं ना कहीं इन लोगों के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनका नाम मियांडर, जिनको मिलिंद भी बोला जाता है, जिनका इंट्रैक्शन हुआ बुद्धिज़्म से, तो मिलिंद पान्हो लिखी गई, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंडो ग्रीक्स आए थे, और इंडो ग्रीक्स के अलावा शाकाज आए थे। शाकाज सेंट्रल एशियन ट्राइब्स से जो इंडिया में आए। शाकाज के इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो रुद्रदमन वन का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चीज़ पता होनी चाहिए। कुशानास की बात करें, अच्छा शाकाज में एक चीज़ आता है, रुद्रदमन वन को अगर आप रुद्रदमन वन का नाम भी ले रहे हो ना कहीं पे, तो आपको तुरंत ही आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद आना चाहिए, जो संस्कृत लैंग्वेज में था, राइट। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका था? रुद्रदमन का था। ये बात पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा कुशानास की बात करें अगर, ये भी एक सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी। इनके फाउंडर थे कुजल कैटफाइसिस। कुजल कैटफाइसिस वॉज द इंपॉर्टेंट रूलर, नॉट द इंपॉर्टेंट वन, द फाउंडर। इंपॉर्टेंट इसमें कौन थे? कनिष्क। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। कनिष्क की सबसे खास बात ये, कनिष्क ने जो है महायान बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, राइट। और जो गांधार एंड मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो कनिष्क ने ही टाइम पे ही डेवलप हुई। इन लोगों ने सिल्क रूट के वाया ट्रेड वगैरह स्टार्ट किया कनिष्क वगैरह ने, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना इनके बारे में। एक और यहाँ पे मिसिंग है, पार्थियंस, ठीक है, इसको पहलवास भी बोलते हैं। तो पार्थियंस जो है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थे, वेस्टर्न इंडिया में थे, और इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम रखो पार्थियंस के। क्या नाम था? गोंडोफेरेंस। गोंडोफेरेंस का नाम याद रखना, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हिच डायनेस्टी वाज द ट्रांजिशनल लिंक बिटवीन इंडो ग्रीक्स एंड कुशानाज, तो ये आपकी जो डायनेस्टी है पार्थियंस, ये एक ट्रांजिशनल लिंक की तरह काम करती है बिटवीन इंडो ग्रीक्स एंड कुशानाज, बिकॉज बोथ वर इन द नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मौर्यन डायनेस्टी और उसके पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में कौन कौन सी डायनेस्टी आई? शुंग आए, कानवा आए, सातवाहनाज आए, राइट। फॉरेन से आपके इंडो ग्रीक्स आए, शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशानाज आए। तो ये सारी डायनेस्टीज़ के नाम आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए। याद रखना, ज़्यादा फैक्ट्स इसलिए नहीं बताऊँगा बिकॉज ये प्योरली टाइमलाइन बेस्ड लेक्चर है, इसमें आपकी टाइमलाइन क्लियर की जाएगी, राइट। आगे बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की। तो जब मौर्यन एम्पायर इंडिया में डिसइंटीग्रेट हुआ, मैंने बताया बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड रूलर्स इमर्ज होकर सामने आए, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। जैसे कि जो कुशानास थे वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे, और सातवाहनास ने कहीं ना कहीं डेक्कन में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन इंडिया में मौजूद था, और उस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन को फाइनली जब किसी ने दूर किया तो वो था गुप्ता एम्पायर, राइट। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत बनकर गुप्ता एम्पायर सामने आए आफ्टर मौर्यास। तो गुप्ता ने कहीं ना कहीं फिर से पूरे नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सेकेंड ग्लोरियस इपोक अगर एंशिएंट इंडिया का माना जाए मौर्यंस के बाद, तो वो गुप्ता ही है, राइट। गुप्ता एम्पायर की ड्यूरेशन है 320 से लेके 550 AD तक। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर के फाउंडर याद रखना चंद्रगुप्त वन नहीं है, इनके फाउंडर का नाम है श्रीगुप्त। ये तो आपको बेसिक पता होना ही चाहिए, राइट। श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और इनको सक्सीड किया था इनके बेटे घटोत्कच में। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो शायद घटोत्कच और श्रीगुप्त का नाम भूल जाते हो गुप्ता डायनेस्टी में, बट ऐसी गलती मत करना, क्योंकि UPSC आजकल वही चीज़ें पूछ रहा है जो आप पढ़ना भूल जाते हो, ठीक है।
तो चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 यह तो याद रखना ज़रूरी है ही, बट आपको फाउंडर का नाम और फाउंडर के बेटे का नाम भी याद रखना ज़रूरी है, राइट। बाकी अगर आपको सारे नाम जानने तो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। श्रीगुप्त तो थे ही, श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच, उसके बाद आए चंद्रगुप्त 1, राइट। चंद्रगुप्त 1 आए और चंद्रगुप्त के बाद आए आपके समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। और समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाते थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने वॉर्स लड़े गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। उसके बाद आती है बात आपके चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की, है ना, जिनका जिक्र कुतुब मीनार में जो आयरन पिलर है उन पे भी चंद्रगुप्त सेकंड का जिक्र हुआ है, ओके। इनका ही टाइटल था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड के ही कोर्ट में वो 9 रत्नास थे जिनको मैंने आपको एक एपिसोड में याद करवाया था ना, तो चंद्रगुप्त सेकंड का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद भी 2 रूलर का नाम याद रखना है, एक तो कुमारगुप्त 1, राइट, इनका नाम याद रखना, और दूसरा है स्कंदगुप्त का भी नाम याद रखना, राइट। इतने ही नाम आपको गुप्ताज में याद रखने हैं बेसिकली। सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 एंड देन कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। इतने नाम आपको राजाओं के याद रहेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी आपकी प्रिपेयर है मोटी मोटी। इनके बारे में हियर एंड देयर थोड़े फैक्ट्स याद रखना, ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंस है सबके टाइम पे। चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे फाहीन भी इंडिया आए थे, याद रखना, फाहीन आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, बिकॉज इनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह थे नवरत्नाम में, तो यही देखने आएंगे, राइट। उनको तो बुद्धिस्ट अकाउंट चाहिए था इंडिया से, तो इसीलिए चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में आए थे फाहीन। और ह्यूएन किसके टाइम पे आए थे? ह्यूएन आए थे आपके हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। तो वो डिफरेंट डायनेस्टी है। ह्यूएन का एच याद रखना, ह्यूएन हर्षवर्धन पे आए थे। बहुत लोग लगता है ह्यूएन चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। फाहीन केम ड्यूरिंग चंद्रगुप्त 2 एंड ह्यूएन केम ड्यूरिंग हर्षवर्धन, दोनों में कोई कन्फ्यूजन मत रखना। बाकी गुप्ता पीरियड में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स इशूज़ किए गए, ये भी पता होना चाहिए आपको, राइट। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत फ्लरिश हुआ गुप्ता के पीरियड में। सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, इन सब का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, राइट। इनके कोर्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट संस्कृत लिटरेट थे, कालिदास थे, हरिसेन थे, राइट। हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, और कालिदास तो थे ही, साथ साथ आपके शूद्रक थे जिन्होंने मृच्छकटिया लिखी, राइट। विशाख दत्त थे जिन्होंने मुद्र राक्षस लिखी, ऐसे ऐसे नाम थे। विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखी, राइट। तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आर्यभट्ट थे जिन्होंने सूर्य सिद्धांत के बारे में लिखा, राइट। ऐसे ही शंकु जिन्होंने बहुत सारे ज्योग्राफिकल टेक्स्ट लिखे, राइट। और वराहमीर थे, वराहमीर ने एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में बृहत समाहिता लिखी थी, वराहमीर ने बृहत समाहिता। तो ऐसे ऐसे नाम आपको याद होने चाहिए, गुप्ता पीरियड में ये सब थे, राइट। इन लोगों ने अजंता केव्स बनाई, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, राइट। हुना के डिक्लाइन के पीछे कहीं ना कहीं इनका रीजन्स है, और हुना कहीं ना कहीं जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ तो फिर से हुना जो है इन्वेट करने लगे इंडिया में। जब गुप्तास का डिक्लाइन हुआ तो हुनास ने किसकी लीडरशिप में अटैक किया, वो नाम पता होना चाहिए आपको नाम पता होना चाहिए तोरामन की लीडरशिप में, और मिहिर कुल की लीडरशिप में ये हुन्स ने अटैक करना शुरू किया, राइट, ताकि गुप्ता एम्पायर को फिर से तोड़ा जा सके। जब गुप्ता एम्पायर की सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई तो बहुत सारे फ्यूडेटरीज उभर कर सामने आए, जैसे कि मैत्रकाज ऑफ वल्लभी उभर कर सामने आए, राइट। बंगाल में गॉड ऑफ बंगाल उभर कर सामने आए, राइट। मंदसौर में यशोवर्मन ऑफ मंदसौर, राइट, यशोवर्मन ऑफ मंदसौर याद रखना। इसके अलावा आपके वर्धन डायनेस्टी, ठीक, स्थानेश्वर में थे ये लोग। ऐसी ऐसी डायनेस्टीज उभर कर सामने आई, राइट। मौखरी डायनेस्टी ऑफ कन्नौज, ये सभी उभर कर सामने आए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता डायनेस्टीज के बाद जिस डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा नाम हुआ उसका नाम था ये हर्षवर्धन वाली डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का नाम था पुष्यभूति डायनेस्टी। कहाँ पे इमर्ज होकर आई थी? थानेसर वाले रीजन में, राइट। ये चीज़ याद रखना आप। इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम था हर्षवर्धन, राइट। आफ्टर दिस एम्पायर जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल शुरू हुआ इंडिया में, राइट। 3 बड़ी पावर थी जो कि कन्नौज के लिए फाइट कर रही थी, जिसमें से गुर्जर प्रतिहारास थे। गुर्जर प्रतिहारास के इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम था नागभट्ट 1, नोट करते जाना, नागभट्ट 1। मिहिर भोज, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, राइट। और पालास ऑफ बंगाल भी कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। पालास के फाउंडर थे गोपाल, इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे धर्मपाल, राइट, और देवपाल वगैरह इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। इसके अलावा राष्ट्रकूतास भी थे, डेक्कन में रूल करते थे। राष्ट्रकूतास के फाउंडर थे दंती दुर्ग, राइट। दंती दुर्ग का नाम पता होना चाहिए आपको। अमोघ वर्ष का नाम पता होना चाहिए आपको। कृष्णा वन का नाम पता होना चाहिए। तो ये सारे नाम आपको राष्ट्रकूतास के पता होने चाहिए। कृष्णा वन ने ही एलोरा कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा में, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये लोग तीनों ही कन्नौज के लिए फाइट करते थे, उसको बोलते थे ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, राइट।
साथ ही साथ इसके बाद जब आप 900 एडी से लेकर के 1200 एडी की बात करते ही हैं, तो आपको कुछ और रीजनल डायनेस्टीज उभर कर सामने आती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में चौहान्स आए, अजमेर में चौहान वगैरह आए, राजपूत वगैरह, राइट। गुजरात में सोलंकीज आए, सोलंकी इन गुजरात, राइट। चौहान इन अजमेर। परमार उभर कर सामने आए, परमार इन मालवा, ओके। और चंदेला डायनेस्टी, चंडेल, ये बुंदेलखंड वाले रीजन में थे चंडेल, वही जिन्होंने खजुराहो के टेम्पल्स बनवाए, राइट। तो ये सारे रीजन्स भी उभर कर सामने आए। ये हमने बात करी नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी की। गुप्ता के बाद नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी उभर कर सामने आई। साथ ही साथ अभी हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में आखिरकार क्या चल रहा था। साउथ की क्रोनोलॉजी तो हमने देखी ही नहीं, तो अभी एक बार हम साउथ इंडिया का पूरा देखते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे चल रही थी। ओके, साउथ इंडिया की हिस्ट्री की शुरुआत होती है संगम एज से। संगम एज यानी कि एक बहुत बड़ी असेंबली हुई थी यहाँ पे, जिसको संगम बोलते हैं, जिसमें रिलीजियस और फिलोसफिकल डिस्कशन करे गए थे। उस टाइम पे जो किंगडम्स उभर के सामने आए उन्हीं को संगम एज किंगडम्स बोलते हैं। यहाँ पे 3 मेजर डायनेस्टीज उभर के सामने आई, चेरा, चोलाज एंड पांड्याज। चेराज का रीजन था केरला वाला, इनकी कैपिटल हुआ करती थी वांजी। चोलाज का रीजन इधर कावेरी डेल्टा वाला रीजन था, राइट। इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे कारिकर चोला, राइट। ये अर्ली चोलाज हैं, याद रखना, मेडिवल में भी एक चोलाज आते हैं, अर्ली मेडिवल में, बट ये चोलाज अर्ली चोलाज हैं। इनमें कारिकल चोलाज इनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं, राइट। और बिल्कुल साउथ में तमिलनाडु के पास डायनेस्टी थी पांड्यास। पांड्यास की कैपिटल ही मदुरई थी, ओके। इनमें इंपॉर्टेंट रूलर नींदंग चेलियन पांड्या थे। इन तीनों डायनेस्टीज़ को ये राजाओं के एक साथ पता है क्या बोलते हैं? मूवेंडर्स। कभी टर्म आ जाए मूवेंडर्स किसके लिए यूज़ होता है, तो चोला, चेरा डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी के राजाओं के लिए टर्म यूज़ होता है मूवेंडर्स, द 3 क्राउंड किंग्स, ओके। ये तीनों फेमस डायनेस्टीज़ को मूवेंडर बोलते हैं, चोला, चेरा, पांड्या। इस बात को याद रखना। चेरास का रीजन बता दिया मैंने आपको, केरला और थोड़ा बहुत वेस्टर्न तमिलनाडु वाला रीजन। चोलास का रीजन मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा नर्दर्न तमिलनाडु में, राइट। और बिल्कुल साउथ वाले तमिलनाडु में होंगे आपके पांड्या, ओके। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे इनके सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरास के सिंबल क्या होते थे? बो एंड एरो, बो एंड एरो। चेरा में एरा आ रहा है, एरो में भी एरो, ए आर आ रहा है ना, तो चेरा एरो वैसे याद रखना, ओके। तो बो एंड एरो, धनुष और बाण किसका है? चेरा का है, ठीक है। चोलाज में टाइगर आता है, टाइगर का चोला पहन के चल रहे हैं, ऐसे करके याद रखना। और पांड्यास का जो है फिश होता है, राइट, फिश इनका था सिंबल। चेराज अपने ब्लैक पेपर के ट्रेड के लिए बहुत जाने जाते थे। इनका एक पोर्ट था मुजीरिस पोर्ट, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, राइट। तो ब्लैक पेपर का यहाँ से बहुत ज़्यादा रोमन्स के साथ ट्रेड होता था। साथ ही साथ चोलास का पूरा कंट्रोल कावेरी डेल्टा पे था, बहुत ही वेल्दी थे, एग्रीकल्चर से बहुत वेल्थ इस्टेब्लिश करी थी इन लोगों ने। पांड्यास की बात करें तो ये अपनी फिशरीज़ के लिए ही जाने जाते थे, पर्ल्स के लिए, ठीक है, और फिशरीज़ के ट्रेड के लिए जाने जाते थे। और कहीं ना कहीं पांड्याज ने ही, जो पूरी संगम असेंबली थी उसको होस्ट करने का काम भी पांड्याज ने ही करा था, राइट, जो कि मदुरई में हुई थी वो असेंबली, ओके। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चेला, चोरा, पांड्यास के बाद साउथ इंडियन की हिस्ट्री में एक गैप आता है जिसको बोलते हैं डार्क एज ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं काल भरा इंट्रेगनम, राइट। इंट्रेगनम का मतलब होता है कि भाई एक गैप आया है किसी पीरियड में जहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट कुछ दिखी नहीं हमें, राइट। तो जब चेला, चोरा, पांड्यास ये सब सडनली कोलैप्स हो गए तो एक ग्रुप आया जिसको बोला जाता है कालभराज, राइट। कहीं ना कहीं इन लोगों ने तमिल कंट्री पे अगले 300 साल तक राज किया। इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बहुत ही मिस्टीरियस लोग हैं, राइट। कालभराज ने इस तरह से रूल किया कि इन्होंने कोई भी इंस्क्रिप्शंस अपने नहीं छोड़े, राइट। हमें कोई इनके बनाए हुए कोई बहुत ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलते, इसलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये माना जाता है कि कालभराज ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को थोड़ा बहुत सपोर्ट करा, राइट। और इसी एज में, डिस्पाइट ये डार्क पीरियड था, इसी एज में जो तमिल एपिक्स थे लाइक शिल्पद्दीकरम, आपने पढ़ा होगा सही, शिल्पद्दीकरम वगैरह हो गया, मनी मेकलाई, ये सब इसी एज में लिखे गए थे, राइट। फाइनली ये जो कालभरा का रूल था ये 6th सेंचुरी एडी में ख़त्म होता है और यहाँ से पांड्या डायनेस्टी की शुरुआत होती है, राइट। साउथ इंडिया में पांड्यास मतलब फिर से खुद को रिवाइव करते हैं। और मेनली पांड्यास के बाद जो डायनेस्टी शुरू होती है वो होती है पल्लवास की डायनेस्टी, राइट। पल्लवास के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्रैक सीरीज़ के इनिशियल लेक्चर्स में बताया हुआ है, राइट। और पल्लवास बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। 6th से लेके 9th सेंचुरी एडी तक साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको बोलते हैं एरा ऑफ ग्रेट राइवलरीज। यहाँ पे बहुत सारी राइवलरीज उभर कर सामने आई। मैंने आपको बताया कालभरास के बाद पांड्यास ने खुद को रिवाइव करा, यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी उभर कर सामने आई और चालुक्याज और बादामी भी अपने स्थापित में आ चुके थे। तो इन तीनों में होता था टग ऑफ वॉर तमिलनाडु, कर्नाटका और के बीच में, राइट। ये सारी डायनेस्टीज़ वहीं पे थी साउथ में, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पल्लवास के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बहुत कुछ पल्लवास के बारे में, राइट। फिर भी एक बार देख लो, इनकी कैपिटल हुआ करती थी कांचीपुरम, राइट। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं था, बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर भी था कांचीपुरम में, राइट। कांचीपुरम में ही मंदिरों के बाहर होते थे घटिकास, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। घटिकास क्या होते थे? मंदिरों के बाहर लर्निंग सेंटर्स बनाए जाते थे। तो कांचीपुरम में ऐसे मंदिर थे जिसके बाहर घटिकास हुआ करते थे, राइट। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है।
पल्लवास के इंपॉर्टेंट रूलर्स महेंद्र वर्मन वन, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बड़े पोएट हुआ करते थे, राइट, म्यूजिशियंस थे, आर्किटेक्ट थे, इन्होंने ही रॉक कट केव स्टाइल का टेम्पल बनाना शुरुआत की, राइट। नरसिम्हन वन, जिनका टाइटल मम्मला था, राइट, ग्रेट रेसलर बोला जाता था इनको, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चालुक्यन किंग पुलकेशिन II को हराया था, राइट। ये सारी बातें पता रखना इनके बारे में। इन्होंने इनके कैपिटल को जला दिया था और वतापी जो इनके कैपिटल थी चालुक्यास की उसको हराया था, डिफीट किया था और वतापी कोंडा का टाइटल लिया था। तो ये सारी बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं नरसिम्हा वर्मन के बारे में भी पता होना चाहिए कि इन्होंने जो 7 पगोड़ा है, सप्त पगोड़ा, उसको बनवाया था, वर्ल्ड फेमस है, कहाँ पे, महाबलीपुरम में, राइट। महाबलीपुरम में जो 5 रथ पंचरथा है वो भी इन्होंने ही बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने ही, राइट। शोर टेम्पल, जिसको बाद में राज सिम्हा ने बनाया था, पल्लव डायनेस्टी के राज सिम्हा ने, उसको भी कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने यहीं से करी थी, राइट। चालुक्यास की बात हमने ऑलरेडी कर रखी है अपने इनिशियल लेक्चर में, फिर भी जान लो एक बार कि इनके कैपिटल बादामी हुआ करती थी, राइट। बहुत ही फेमस थे इनके एक राजा पुलकेशिन II, बहुत ही पावरफुल चालुक्य किंग थे। इन्होंने कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन वगैरह को हराया था, राइट। नर्मदा नदी के पास रोक दिया था उनको कि नॉर्थ के लोग साउथ में इन्वेड न कर सकें, राइट। और क्रैडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोला जाता है इन्होंने इनका जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, राइट, ऐहोल की नाम की जगह इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए, वहाँ पे 70 एक्सपेरिमेंटल टेम्पल बनाए गए हैं। वैसे ही पतादक्कल पे भी इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने ही शुरुआत करी थी आपका वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, जिसमें नगर और द्रविड़ स्टाइल का मिक्स होता है। तो ऐहोल, बादामी और पतादक्कल में आपको बहुत सारे वेसारा स्टाइल के यानी नगर और द्रविड़ के मिक्स स्टाइल ऑफ टेम्पल्स मिलेंगे। उसका क्रेडिट आपके सारे चालुक्यास को ही जाता है, राइट। इवेंचुअली चालुक्यास को ओवरथ्रो करने का काम किया था राष्ट्रकूटास ने, राइट। पांड्यास के रिवाइवल की बात करें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट लीडर का नाम आता है जिसका नाम है कार्डुनगन, राइट। कहीं ना कहीं ये ऐसा हीरो है जिसने फाइनली पांड्यास को फिर से रिवाइव करा और कालभरास को एक्सपेल किया। तो क्वेश्चन आएगा, कालभरास को एक्सपेल करने का काम कौन से पांड्या रूलर ने किया, तो उसका नाम है कादुनगॉन, ये नाम याद रखना, ओके। इन्होंने पांड्या की अथॉरिटी मदुरई में फिर से रीस्टैब्लिश करी। अब क्योंकि ये लोग री इमर्ज होकर सामने आए तो इनको चालुक्या से लड़ाई भी करनी पड़ी और चोलास जो इमर्जिंग चोलास थे उनसे भी फाइट किया। बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, मीनाक्षी टेम्पल बनवाया मदुरई में, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी का, जिनको बोलते हैं इम्पेरियल चोलास। याद रखना, एक चोला तो आपने स्टार्टिंग पढ़ा था, चोला चेरा पांड्यास वाला, ये वो नहीं है, ये इम्पेरियल चोलास हैं, राइट। और इसको बोला जाता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इन्होंने पूरे बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना दिया था, इतने पावरफुल थे ये। इनकी नेवल आर्मी इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने बहुत बड़ा स्थापित कायम किया था अपने पूरे इंडियन ओशियन में, राइट। तो विजयालय इसके फाउंडर थे, विजयालय चोला का नाम याद रखना। इन्होंने थांजावुर को कैप्चर किया था, किससे, मोचारियार्स से इन्होंने क्या किया था, थांजावुर को कैपिटल किया था। इसके और भी राजा थे, आदित्य वन, परातंतक वन, इन सबके नाम पता होने चाहिए, याद रखना। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंशियंट चोलास, राइट, डिफरेंट हैं ये। इसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा हुए थे राजा राज वन, जो यूपीएससी के फेवरेट भी हैं, अक्सर ऑप्शन पे देखने को मिल जाएंगे आपको यूपीएससी के PYQ के। तो राजा राज वन ने इस एम्पायर को एक्सटेंड किया था श्रीलंका तक, और श्रीलंका से लेके पूरा मालदीव वगैरह तक फैले थे, राइट। इन्होंने ही सबसे बड़ा सा बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था तांजावुर में, जो कि अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, राइट। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इनके ही राजा हुए राजेंद्र वन, जिन्होंने जो कि गंगा तक पहुंच गए और गंगाई कोंडा चोलापुरा में स्थापित किया, राइट। ही वॉज नोन एज द कॉन्करर ऑफ गंगा, और इन्होंने नई कैपिटल बनाई गंगाई कोंडा चोलापुरम। इन्होंने ही फेमस नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च किया श्री विजय एम्पायर तक, और आज इसी को श्री विजयनगर बोलते हैं, राइट। न्यूज़ में भी था काफ़ी ज़्यादा, तो याद रखना राजेंद्र वन का नाम है वो। श्री विजयनगर एम्पायर का अगर आए तो राजेंद्र वन ने वहाँ तक जो है मैरीटाइम ट्रेड रूट को स्थापित किया था, और कहीं ना कहीं मॉडर्न डे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो है वो एंशिएंट टाइम में श्री विजय था, राइट। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। और चोला एम्पायर को क्रेडिट दिया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में यही है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो इंडिया में स्टार्टिंग की थी वो चोला एम्पायर के टाइम पे हुई थी। चोलास जो है बहुत फेमस है अपने हाईली डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए, राइट। और इसका जिक्र हमें कहाँ से मिलता है, हमें इस बात का जिक्र मिलता है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से। आपको पता होगा उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में ही जिक्र करा गया है कि कैसे चोलास के टाइम पे कितना अच्छा विलेज असेंबली का सिस्टम हुआ करता था, राइट। और मेनली ये परातंक वन के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे होता था एक कुदो वलई सिस्टम। कुदो वलई सिस्टम था क्या, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे अपने वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करते थे लोकल लेवल पे, राइट, यूजिंग पाम लीव्स को पॉट में डाल के हम वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट किया करते थे। इस सिस्टम बोलते थे कुदो वलई सिस्टम, जो कि लोकल लेवल पे होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलास, ओके। सिमिलरली पुराने चालुक्यास से इमर्ज होकर आते हैं बाद के कल्याणी चालुक्यास, राइट।
कल्याणी चालुक्यास जो हैं वेस्टर्न चालुक्यास भी इनको बोलते हैं, और इन्होंने जो ओल्ड चालुक्या की ग्लोरी थी पुलकेशिन II वाली, उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। पुराने वाले चालुक्यास को याद है ना आपको, राष्ट्रकूटास ने ओवरथ्रो कर दिया था, उसी का बदला लिया तायलप II ने, द फाउंडर ऑफ कल्याणी चालुक्या, जिन्होंने अपनी डायनेस्टी को ना सिर्फ रीस्टैब्लिश किया बल्कि राष्ट्रकूटास को उखाड़ के फेंक दिया, राइट। और इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा का नाम आता है विक्रमादित्य VI का नाम, जो कि मोस्ट नोटेबल रूलर हैं ऑफ द कल्याणी चालुक्यास। इन्होंने चालुक्या विक्रम एरा की स्टार्ट करी अपने टाइम पे, राइट। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, जैसे कि गड़ग में और लकुंडी में इनके टेम्पल बने, राइट। ये कहीं ना कहीं स्टाइल फॉलो करते थे, बादामी चालुक्या स्टाइल और होयसाला स्टाइल का मिक्सचर था इनके टेम्पल आर्किटेक्चर में, याद रखना इसको। इन्होंने बादामी चालुक्या स्टाइल को तो अपनाया ही, साथ ही साथ होयसाला आर्किटेक्चर को भी फॉलो करते थे, राइट। ये सारी बातें इनके बारे में पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको इनके बारे में, बताना चाहिए कि जो विक्रमादित्य VI थे, राइट, इन्होंने एक असेंबली को होस्ट किया था, राइट। असेंबली क्या कहते हैं, एक इंसान थे, कोर्ट पोएट थे, विजनेश्वर इनके टाइम पे एक कोर्ट पोएट थे। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखे थे मिताक्षरा, ठीक है। मिताक्षरा क्या है, एक फाउंडेशनल लीगल कमेंट्री है ऑन हिंदू फैमिली लॉ, हिंदू फैमिली लॉ के ऊपर एक फाउंडेशनल लीगल कमेंट्री है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है मिताक्षरा के बारे में, अगली बार शायद पूछे मिताक्षरा लिखी किसने है, तो विज्ञानेश्वर का नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि विक्रमादित्य VI के टाइम पे कोर्ट पोएट हुआ करते थे, राइट। इनके ही टाइम पे बिल्हना, जो कि एक कश्मीरी पोएट हुआ करते थे, बिल्हना ने लिखी विक्रमदेव का चरित्र, राइट। विक्रमदेव का चरित्र किसने लिखा, बिल्हना ने, राइट। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम कल्हना हु रोज राजतरंगिणी, तो बिल्हना को कल्हना से कंफ्यूज मत करना। बिल्हना ने क्या लिखा था, विक्रमदेव का चरित्र, राइट। बायोग्राफी थी विक्रमादित्य VI की। तो ये इतने इंपॉर्टेंट राजा थे, इनके में विजनेश्वर और बिल्हना जैसे पोएट थे। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए लेटर कल्याणी चालुक्यास के बारे में, ओके। बैठे बैठे मज़े से लेक्चर देख रहे हो तो याद रखो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। एक पेपर ले लो, पेन ले लो, और सारी डायनेस्टीज़ को लाइन से नोट करते हुए चले जाओ, ताकि ये सारी डायनेस्टीज़ आपके लेक्चर ख़त्म होने तक एक पेज पे रहें, राइट। आप भले ही फैक्ट्स नोट ना करो, मगर एटलीस्ट सारी डायनेस्टी, सारे इवेंट्स अभी जो आगे मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे वो सबको एक पेज पे रख लो। पूरी हिस्ट्री आपके एक पेज में आ जानी चाहिए आज के इस लेक्चर से। अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो पेन पेपर लेके बैठो, ये नहीं कि मस्त तकिए पे लेट के ईयरफोन लगा के देख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सब भूल जाओगे। अभी लग रहा होगा कि बहुत मज़ा आ रहा है, बट ट्रस्ट में अगर आप लिखोगे नहीं ना एक पेज पे पेन पेपर लेके, तो कुछ याद रहने वाला है नहीं। इससे बेटर अभी बंद करके यहाँ से निकल लो, ओके। जितने लोग वन पेज पे अपनी सारी बातें लिख रहे हैं, सारी डायनेस्टीज़ का नाम नोट कर लिया है जिन्होंने, वो कमेंट पे लिखो सर नोटेड इट डाउन, सर नोटेड इट डाउन, ठीक है। या फिर सर मैंने नोट्स बना लिए हैं। मुझे बताओ कि कितने लोगों ने नोट्स बना के पढ़ाई करी है। और वन पेजर नोट होने चाहिए, याद रखना। एक पेज से ज़्यादा में नहीं आना चाहिए आपका, सब कुछ एक पेज के अंदर, पूरी हिस्ट्री टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। आपके सामने जो स्टडी टेबल है दीवार पर, उस पर चिपकी होनी चाहिए, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट्स को रिवाइज करना हो, आपके पास एक टाइमलाइन पहले मौजूद हो, उसके बाद उसमें फैक्ट्स ऐड करते रहो, राइट। तो जिसने भी ये काम किया कमेंट करो सर नोटेड इट डाउन, राइट। भले ही 3 लोग करो, 4 लोग करो, मुझे देख के खुशी होगी, एटलीस्ट आपने नोट्स बनाए हैं, वन पेजर नोट्स बनाए हैं, ओके। मुझे बताना ज़रूर। कल्याणी चालुक्यास और मेडिवल चोलास के डिक्लाइन के बाद आती है होयसलास की बारी, जिन्होंने एक पावरफुल स्टेट इस्टेब्लिश करा कर्नाटक वाले रीजन में, द्वार समुद्र, राइट। इनका जो कैपिटल थी आपकी बेलूर थी, बाद में हेलबिट ट्रांसफ़र हो गई, राइट, द्वार समुद्र वाले रीजन में। बेसिकली कर्नाटक की बात कर रहे हैं, ओके। इसमें बहुत सारे रूलर्स थे, जैसे विष्णुवर्धन थे, राइट, जिन्होंने अपने आप को जैनिज़्म से वैष्णविज़्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट। और वीर भल्लाल सेकेंड थे, ओके, ये भी याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है विष्णुवर्धन ने किसके इन्फ्लुएंस में आके खुद को जैनिज़्म से वैष्णविज़्म में कन्वर्ट कर लिया? तो उस टाइम के बहुत ग्रेट इंडियन फिलोसफर हुआ करते रामानुजाचार्य। तो क्वेश्चन ये भी आता है रामानुजाचार्य ने किसको इन्फ्लुएंस करके जैनिज़्म से वैष्णविज़्म में आने को मजबूर कर दिया था? तो ही वॉज विष्णुवर्धन, राइट। ये बहुत इन्फ्लुएंस हुआ रामानुजाचार्य की टीचिंग से और उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया। तो विष्णु वैष्णव याद ही रहेगा आपको, किसके कहने पे? राम जी के कहने पे, रामानुजाचार्य के कहने पे, राइट। ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। इनका डिक्लाइन कैसे हुआ इन लोगों का? इनका रूल डिक्लाइन हुआ एक्चुअली जब अलाउद्दीन खिलजी आया ना, उसका जो कमांडेंट था मलिक काफूर, उसने इन लोग को इन्वेट किया और पूरी तरह से द्वार समुद्र को लूट लिया, राइट। तो नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। 10 से 14 सदी तक होयसलास थे और साउथ में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और उसने खूब सारी प्लैंडरिंग करी यहाँ पे और ख़त्म कर दिया उस पूरे किंगडम को, राइट। इन लोगों ने बहुत सारे आर्किटेक्चर पे योगदान दिया, जैसे कि इनका भी वही स्टाइल था, वेसारा आर्किटेक्चर, राइट। और कहीं ना कहीं ये लोग क्या बनाते थे, अपने जो भी टेम्पल थे उसमें ये जगती नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाते थे, जगती, राइट। ये सारी बातें याद रखना। इनके टाइम पे आपको चेन्नकेश्वर टेम्पल मिल जाएगा। चेन्नकेश्वर टेम्पल होयसलास का था। ये कहाँ है? बेलूर में है। बेलूर का चेन्नकेश्वर टेम्पल याद रखना, राइट। इसके अलावा आपको हेलबिट का होयसलेश्वर टेम्पल, राइट। ये सारे टेम्पल्स के नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके।
लास्ट में साउथ इंडिया की कुछ और डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे। हमें पता है इस टाइम तक 12th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी और यहाँ पे साउथ के कुछ किंगडम्स थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके बारे में जाना ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ककातियाज और वरंगल यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट हैं ये लोग मॉडर्न डे तेलंगाना में रूल करते थे। इनके टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थी रानी रुद्रमा देवी, गणपति देव, रुद्रदेव, ये सब इनके ओरिजिनल बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, राइट। ककातिया डायनेस्टी के लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे वाटर कंजर्वेशन पे। इनका एक टैंक इरिगेशन सिस्टम था जो कि बहुत पॉपुलर था, राइट। इसी के नाम पे गवर्नमेंट अभी एक करेंटली मिशन ककातिया भी लॉन्च की है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन पे, टैंक को रिस्टोर करने में, लेक्स वगैरह को रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मिशन ककातिया किससे रिलेटेड है, याद रखना, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, राइट। इनके टाइम पर और भी चीज़ें होती थी, जैसे कि नयनकार सिस्टम क्या होता था, ये लोग किसी को कैश सैलरी देने के बजाय उनको लैंड के ट्रैक्ट्स, लैंड दे दिया करते थे, राइट, उनके मिलिट्री चीज़ वगैरह को, ताकि अपने लैंड पे वो लोग अपने ट्रूथ्स वगैरह को मेंटेन कर सकें राजा के लिए, राइट। इनके टाइम पे जो रानी रुद्रमा देवी थी वो इंडियन हिस्ट्री की वन ऑफ द फ्यू मोनार्क्स में से एक है। इनके टाइम पे रानी रुद्रमा देवी के टाइम पे आए थे मार्को पोलो आए थे, राइट। मार्को पोलो इनके टाइम पे आए थे रानी रुद्रमा देवी के टाइम पे, और मार्को पोलो के अकाउंट्स में जिक्र होता है इनके टाइम का एक बहुत फेमस पोर्ट है मोटूपल्ली। जो क्वेश्चन भी आया था कि मोटूपल्ली क्या है, तो याद रखना मोटूपल्ली एक पोर्ट था, एंशिएंट ट्रेड पोर्ट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रानी रुद्रमा देवी या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ककातियाज और वरंगल, राइट। तो ऐसे फैक्ट्स यूपीएससी पूछता है, आपको पता होने चाहिए, राइट। मार्को पोलो ने उसका जिक्र किया उस पोर्ट का। और रामापा टेम्पल भी इन लोगों ने बनवाया था, राइट, जिसको रुद्रेश्वर भी बोलते हैं। बहुत ही लाइट वेट इसलिए फेमस है रामापा टेम्पल कि इसके ईंट को अगर आप फेंक भी दोगे पानी में तो तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। तो रामापा टेम्पल अपने फ्लोटिंग ब्रिक्स के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ककातियाज और वरंगल के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इस डायनेस्टी को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही कॉन्कर करा था, मलिक काफूर को भेज के, याद रखना चाहिए आपको। पांड्याज बार बार रिवाइव कर रहे हैं, लेटर पांड्याज भी आए। लेटर पांड्याज मतलब कहीं ना कहीं ये लोग, मैंने बताया था आपको कि पांड्याज ने खुद को रिवाइव किया। इससे पहले पांड्याज का फिर से फॉल हो, उनकी एक मैसिव गोल्डन एज आई थी अंडर द किंग्स लाइक जाट वर्मन, सुंदर पांड्यान, राइट। जाट वर्मन, सुंदर पांड्यान, ये सब बहुत ही फेमस किंग्स थे। और लास्ट में पांड्या के ख़त्म होते होते इन लोगों ने कहीं ना कहीं चोलास को पूरी तरह से, जो इंपेरियल चोलास थे ना, उन लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, और इंटरनेशनल पर्ल ट्रेड में, फिशरीज़ में अपना एक स्थापत्य काफ़ी ज़्यादा कायम कर लिया था। और इन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करी थी, इसीलिए इन लोग के हाई जो मदुरई टेम्पल्स थे लग्जूरियस, राइट। मदुरई में जो मीनाक्षी टेम्पल था इनका, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी इन्होंने ऐसी करी कि अपने टेम्पल्स के अराउंड बहुत बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स बनवा लिए, राइट। और बहुत ही डेकोरेटेड इनके गोपुरम्स होते थे। यही सारे इनकी वेल्थ अट्रैक्ट करती थी मलिक काफूर को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, इनको लूटने के लिए, राइट। इसी वजह से वो लोग आते थे और इनको कमज़ोर कर देते थे। साउथ के लोगों की वेल्थ देखकर ही नॉर्थ से अटैकर्स आते थे और इनको कमज़ोर कर देते थे। एक्चुअली डायरेक्ट ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और पांड्याज को लूट लिया, बट एक्चुअली कहानी और थी कि यहाँ पे जो दो भाई थे पांड्याज में, इनके में आपस में ही फूट हो गई थी, राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी। तो वन ऑफ द ब्रदर्स ने ही दिल्ली सल्तनत से हेल्प मांगी थी, आके हमारी हेल्प करी, और फिर मलिक काफूर को कौन रोक सकता है, वो आके इसने हेल्प क्या की, इसने पूरे मदुरई को ही कैप्चर कर लिया, राइट। तो इस तरह से इनका किंगडम यहाँ पे ख़त्म हो गया। मदुरई में भी एक सल्तनत चली थी, कुछ डिकेड बाद देखने को मिलता है आपको 1335 वगैरह के टाइम पे यहाँ पे एक दिल्ली सल्तनत चली, यानी कि जो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक थे, राइट। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी, आपको पता होगा, साउथ में भी रहे थे, दौलताबाद वगैरह में, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंट किया था, उसका नाम था जलालुद्दीन एहसान शाह, राइट। और ये जो जलालुद्दीन एहसान शाह था, इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी तुगलक से रिबेल करने की। बोले कि हमें गवर्नर तो बना गए, बट वो लोग तो नॉर्थ में है, यहाँ पे क्या ही देखेंगे क्या हो रहा है। इन्होंने अपना खुद का एक अलग किंगडम स्थापित कर लिया। बोला कि ये भाई मदुरई की सल्तनत चल रही है, हमारा तुगलक से कोई लेना देना है नहीं। अपने आप को इंडिपेंडेंट सुल्तान घोषित कर दिया मदुरई का। तो नाम रखना, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को मदुरई का इंडिपेंडेंट सुल्तान घोषित कर दिया था। उसका नाम था जलालुद्दीन एहसान शाह। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको गवर्नर अपॉइंट किया था मदुरई में, बट इसने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा साउथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, राइट। विजयनगर एम्पायर कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इसको बिल्ड किया था हरिहर एंड बुक्का ने। इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का ने। इन्होंने फोर्टिफाइड कैपिटल बनाई थी अपनी हम्पी को,
हम्पी एक जगह है, वहाँ पे 45 कैपिटल बनवाई थी और पूरे साउथ इंडिया को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी। जब भी आप विजयनगर एम्पायर पढ़ते हो, पहली बात तो आपको 4 डायनेस्टीज़ पता होनी चाहिए, संगम, सलुवा, तुलवा और आराविदु। ये चारों डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर का ही पार्ट है। ये चारों डायनेस्टी पता होनी चाहिए, संगम, तुलवा और आराविदु। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विजयनगर डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट राजा थे, जैसे कि कृष्णदेव राय, सबसे इंपॉर्टेंट राजा वही है कृष्णदेव राय। ये जो कृष्णदेव राय हैं ये तुलवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, भी पता होना चाहिए। वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, राइट। इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में थे? कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे, राइट। और इन्होंने खुद एक बहुत ही फेमस तेलुगु पॉलिटिकल मास्टरपीस लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त माल्यदा था, राइट। ये चीज़ याद रखना। विजयनगर एम्पायर का एंड होता है बैटल ऑफ तलीकोटा के साथ। ये सारे फैक्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये फैक्ट ऐसे हैं जो आप भूलना नहीं चाहते। बाकी बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली 4 डायनेस्टीज़ हैं, राइट, 4 तरह की हैं। मैंने बताया संगम, सलुवा, तुलवा, आराविदु, सबके बारे में पता होना चाहिए। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, राइट। बैटल ऑफ तलीकोटा हुई कब थी? 1565 में हुई थी। याद रखना, इस बैटल को एक चीज़ और बोला जाता है, शायद बहुत कम लोगों को पता है, इसको राक्षसी तंगड़ी भी बोलते हैं, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, राइट। यहाँ पे डेक्कन सल्तनट्स के कंबाइंड अलायंस ने हम्पी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, और ये संगम, सलुवा, तुलवा, आराविदु भी पता होना चाहिए, ओके। कुछ और फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। हम्पी जो शहर था वो कौन सी नदी के किनारे था, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे था, ये भी पता होना चाहिए आप, राइट। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे कुछ फॉरेन ट्रैवलर आए थे, जिनके जैसे कि अब्दुल रज़ाक का नाम पता होना चाहिए आपको, जो कि पर्शिया से आए थे। और आपको डोमिंगो पेस का नाम पता होना चाहिए, जो कि पोर्टुगल से आए थे, राइट। इन लोगों ने बहुत सारे, इनके रिटर्न अकाउंट्स में इस एम्पायर का जिक्र होता है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 डायनेस्टीज़ में गोल्डन एज ऑफ विजयनगर एम्पायर किसको बोला जाता है, तो सलुवा डायनेस्टी का नाम लेना, सॉरी तुलवा डायनेस्टी का, राइट। बिकॉज तुलवा डायनेस्टी में ही एक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने अपने एम्पायर को एब्सोल्यूट पीक पे पहुँचाया था, है ना। मैंने आपको बताया कि हम्पी को डिस्ट्रॉय करने में डेक्कन सल्तनत का हाथ था, तो डेक्कन सल्तनत का पता होना चाहिए आपको कि बीजापुर, राइट, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा, ओके, अहमदनगर, बीदार, ये सभी एक जॉइंट आर्मी बना के आए थे विजयनगर आर्मी को हराने के लिए। ये विजयनगर, राइट, सॉरी, ये बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदार, इन सब के फाउंडर्स कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये कहाँ पे थी ये भी पता होना चाहिए। इनको लिखना ज़रूर अपने मन पेजों में, ओके। विजयनगर के रूलर्स जो थे एक सिस्टम बनाया था उन्होंने, उसका नाम था अमर नायक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। ये सिस्टम ककातिया से इन लोगों ने अडॉप्ट किया था। इसमें होता क्या था कि जो मिलिट्री चीफ्स थे उनको नायक बोलते थे, और मैंने बताया ना, नायक्स को क्या देते थे ये लोग? लैंड देते थे, टेरिटरीज देते थे, उसको बोलते थे अमरम, ठीक है। तो इसी को बोलते थे अमर नायक सिस्टम, ताकि ये लोग अपनी टेरिटरी में गवर्न कर सकें, ओके। मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट डेक्कन सल्तनत के बारे में, जैसे कि हमने बोला बीजापुर, राइट। तो बीजापुर याद रखना, इसको बोलते थे आदिल शाह इसके फाउंडर थे, तो आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर बोलते थे। वैसे ही अहमदनगर में आपको निज़ाम शाह का नाम याद रखना है, राइट। वैसे ही आपको बेरार में इमाद शाह का नाम याद रखना है, ओके। गोलकोंडा की जब बात करें तो आपको कुतुब शाह का नाम याद रखना, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा बोलते थे। बिदार की बात करें तो आपको बरीद शाही याद होना चाहिए, बरीद शाह, राइट। तो ये सारे नाम पता होने चाहिए। ये जो डेक्कन सल्तनत थे एक्चुअली कैसे इमर्ज हुए थे, यहाँ पे एक किंगडम होता था बहामनी किंगडम, आपने पढ़ा होगा, विजयनगर और बहामनी किंगडम का नाम एक साथ ही आता है। तो बहामनी किंगडम जो है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। बहामनी किंगडम के फाउंडर का नाम था हसन गंगू ने अपने आप को एक टाइटल भी दिया था, उस टाइटल का नाम था, क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यानी कि बहमन शाह नाम याद रख सकते हो आप, राइट। और इनके सबसे पावरफुल रूलर जो थे उनका नाम है, एक तो आपको बता ही दिया हसन बहमन शाह, ये तो थे ही, साथ साथ इनके बहुत फेमस रूलर के नाम थे, एक तो महमूद गवन का नाम बहुत फेमस है। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी टेरिटरीज़ को एक्सटेंड किया बहामनी किंगडम के, राइट। और बहामनी किंगडम को जब इन्होंने कृष्णदेव राय ने हराया था, तो वहीं से इनके जो है डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था और इंडिपेंडेंट डेक्कनी सल्तनट्स का इमरजेंस हुई थी, राइट। बताया मैंने, निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर, आदिल शाही ऑफ बीजापुर, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा, राइट, इमाद शाही ऑफ बेरार एंड बरी शाही डायनेस्टी ऑफ बेदार, ये सब पता होना चाहिए आप। क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे बहामनी किंगडम के रूलर थे जिन्होंने विजयनगर के प्रिंसेस से शादी की थी, तो इनका नाम था फिरोज़ शाह बहामनी, राइट। क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे बहामनी किंगडम के रूलर थे जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था बिदार। याद रखना, हसन गंगू ने जब बहामनी किंगडम को फाउंड किया था तो उनकी कैपिटल होती थी गुलबर्ग, बट कौन सा ऐसा राजा था बहामनी किंगडम का जिसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था बिदार? तो ही वॉज अहमद शाह वली ने गुलबर्ग से बिदार कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, ये बात पता होनी चाहिए आपको, राइट। कौन सा ऐसा रूलर था बहामनी किंगडम का जिसने रेवेन्यू एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स किए? तो महमूद
ठीक है। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बहामनी किंगडम। इतने फैक्ट्स आपको तो ज़रूर पता होने चाहिए बहामनी किंगडम के, बाकी और जितना पता कर सको कर लेना। ओके, अब शुरुआत करते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की। सबसे पहले बात होगी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत जो डायनेस्टीज थी, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी। ये तो आपको याद होगा ही, इसके लिए बहुत फेमस ट्रिक है, शाहरुख खान था सुपर लवर, ये आपको सबको पता होगा, राइट। एस और के से आपको शाहरुख खान याद रखना है, राइट। और था मतलब तुगलक डायनेस्टी, और सुपर लवर यानी सैयद डायनेस्टी, और फिर लोधी डायनेस्टी। तो ये बहुत पॉपुलर ट्रिक है, सभी जगह यही पढ़ाया जाता है कि शाहरुख खान था सुपर लवर से आपको डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी याद रखनी चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इनकी क्रोनोलॉजी तो ऐसे याद हो गई आपको, राइट। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सबके बारे में जान लो कि जैसे स्लेव डायनेस्टी था, कब से कब तक थी, 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे। इनिशियली इनकी कैपिटल हुआ करती थी लाहौर, बाद में उस कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। और दिल्ली में शासन जब शुरू हुआ तो इल्तुतमिश ने शुरू किया, राइट। कुतुब मीनार की शुरुआत करी थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी, राइट। और कहीं ना कहीं इन्होंने, जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इल्तुतमिश आए, उन्हें बोला जाता है रियल कंसोलिडेटर ऑफ द सल्तनत। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम की शुरुआत करी, राइट। ये सारी बातें याद रखना। इल्तुतमिश के बाद आई रज़िया सुल्तान, राइट। रज़िया सुल्तान फर्स्ट एंड द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन आएगा हु वाज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो रज़िया सुल्तान का नाम याद रखना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इसमें स्लेव डायनेस्टी के ही बलबन, ठीक, गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ किंगशिप की शुरुआत करी, खुद को जिने इलाही बुलाते थे वो। ये सारी बातें याद रखना। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो उसके फाउंडर थे अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी तो सबसे पॉपुलर रूलर थे। फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, इनके चाचा हुआ करते थे, राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी स्टार्ट करी, अपने प्राइस कंट्रोल के, राइट। इन्होंने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स स्टार्ट करी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको दाग सिस्टम बोलते थे, राइट। ये सारी बातें याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को हराने का, मंगोल्स के आक्रमण को मल्टीपल टाइम्स रोकने का काम किया, और साउथ इंडिया के एक्सपेडिशंस मलिक काफूर को भेज के बहुत सारे भेजे, और साउथ इंडियन किंगडम्स को कमज़ोर करके हड़प लिया। ये सारी बातें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होनी ही चाहिए, ओके। तुगलक की बात करें, इनके फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक, और इम्पॉर्टेंट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल राजा थे। इन्होंने टोकन करेंसी सिस्टम इस्टेब्लिश करा, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया पहले दिल्ली से लेके दौलताबाद, राइट। और बहुत सारे ब्रिलियंट इम्प्रैक्टिकल आइडियाज़ को लेकर है, जिसकी वजह से बहुत ही इनफेमस भी हुए। इसके बाद इनके डायनेस्टी में आए थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क किया, बहुत सारे कैनाल्स बनवाए, बहुत सारे वेलफेयर वर्क किए। फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छे राजा थे। दीवाने खैरात नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनवाया, जो कि इनका चैरिटी डिपार्टमेंट था। दीवाने खैरात बांटते थे, चैरिटी डिपार्टमेंट था इनका। और इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने, स्लेवरी सिस्टम को भी और ज़्यादा प्रमोट किया। इसके बाद बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर का नाम याद रखना, बस खिद्र खान, इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है। और लोधी डायनेस्टी की बात करें तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का नाम याद रखना। इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? इंपॉर्टेंट रूलर था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने, क्यों इंपॉर्टेंट है? आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने, याद रखना। सिकंदर आगरा याद रखना इसको। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कहीं ना कहीं बाबर से युद्ध लड़ा था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1526 में। और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और लोधी डायनेस्टी को यहीं पे ख़त्म कर दिया था। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। शाहरुख खान था सुपर लवर में, आपको पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में पता होनी चाहिए, सभी डायनेस्टीज़ के बारे में अच्छे सारे फैक्ट्स रट लेना। और टाइमलाइन तो मैंने आपको बता ही दी है, ओके। सिमिलरली जब हम मुगल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है बाबर की, फिर हुमायूं की, फिर अकबर की, फिर जहांगीर की, फिर शाहजहां की, और फिर औरंगजेब की। उसके बाद लेटर मुगल एम्पायर्स को जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार पढ़ लेना। फिलहाल मेनली आपको इनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, राइट। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। किसी और दिन क्रैक सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लेटर मुगल्स की क्रोनोलॉजी अलग से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट तो है वो भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूलते लोग उसे ही हैं, ये तो सबको याद रहता है, राइट। तो कभी हम जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो नहीं, बट हाँ किसी एक दिन लेक्चर जब लूँगा क्रैक सीरीज़ का, उसमें मैं आपको छोटी सी है टाइमलाइन, ठीक है, लेटर मुगल एम्पायर्स की, ठीक है, औरंगजेब के बाद वालों की, वो मैं बता दूंगा। बहुत ही वीक रूलर्स थे, बट हाँ उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो फिलहाल जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। कैसे? पानीपत की बैटल में इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था, ओके। बाबर के बारे में खास बात ये जान लो कि बाबर ने जो है गन पाउडर वॉरफेयर स्टार्ट किया था, राइट। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको बोलते हैं बाबरनामा। बाबरनामा पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आए थे हुमायूं, राइट। हुमायूं जो है, हुमायूं ने अपने एम्पायर को एक बार शेर शाह सूरी के हाथों खो बैठे थे, वहीं से सूर डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी शेर शाह सूरी ने, राइट। बट कहीं ना कहीं बाद में हुमायूं वापस आया और पर्शियन हेल्प से फिर से रीगेन किया अपने एम्पायर को। यानी याद रखना, एक सूर डायनेस्टी भी थी मुगल्स के बीच में। तो मुगल्स
से छीन लिया था किसने एम्पायर को, सूर्य ने, शेर शाह सूरी ने, राइट, थोड़े टाइम के लिए। तो 1530 से 40 तक हुमायूं थे, फिर उसके बाद बीच में सूर्य डायनेस्टी चली, उसके बाद 1555 में फिर से हुमायूं आ गए, बट एक साल ही रूल कर पाए, राइट। अच्छा, सूर्य डायनेस्टी के बारे में याद रखना, इन्होंने जीटी रोड बनवाई, ग्रैंड ट्रंक रोड, राइट, और इन्होंने रुपया को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, रुपया यानी कि सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, राइट। और इसके बाद गोल्डन एज ऑफ मुगल्स की शुरुआत होती है अकबर से, राइट। अकबर जो है बहुत ही, हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया अपने टेरिटरीज़ का। रिलीजियस टॉलरेंस के लिए बहुत फेमस है, इनकी पॉलिसी थी सुलह कुल, जो कि यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करती थी, सब सुलह बना के रहें आपस में, राइट। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब आपको याद है कि इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार? मैंने भी बताया था, इस तरह से दिमाग पे जोर डाल के पिछला भी रिवाइज करते रहो, राइट। अकबर ने रिलीजियस डिबेट्स स्टार्ट करें, अब उसके लिए इन्होंने अलग से इबादत खाना बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया, राइट, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, ये सारी बातें इनके बारे में याद रखना। जहांगीर की बात करें, अकबर के बेटे थे, चेन ऑफ जस्टिस के लिए जाने जाते हैं जहांगीर। और कहीं ना कहीं जहांगीर जो है पेंटिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। मुगल्स पेंटिंग अपने ज़ेनिथ पे किसके टाइम पे पहुंची थी? जहांगीर के टाइम पे, ये बात याद रखना आप, राइट। शाहजहाँ की बात करें तो मोहब्बत में इन्होंने ताजमहल बनवा दिया था। गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है शाहजहां के टाइम को। इन्होंने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि दिल्ली का रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये सब शाहजहाँ की बनाई हुई ही चीज़ें हैं। औरंगज़ेब की बात करें, कहीं ना कहीं सबसे लॉन्गेस्ट रेन इन द मुगल एम्पायर, 1658 से 1707 तक इन्होंने रूल किया था, बहुत ही लंबा टेन्योर था इनका, और मैक्सिमम टेरिटरी को इन्होंने कैप्चर किया था। औरंगज़ेब ने जिजिया टैक्स को रीइम्पोज करा था, जिजिया यानी कि नॉन मुस्लिम से लगा जाने वाला टैक्स, और बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ औरंगज़ेब की थी। जितना ही अकबर और इनके प्रीवियस रूलर टॉलरेंस पर बिलीव करते थे, उतना ही औरंगज़ेब कहीं ना कहीं इनकी रिलीजियस पॉलिसीज एकदम ही ऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी, राइट। तो औरंगज़ेब तक आपको इनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, कैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। अगर नहीं याद है तो कैसे याद रखोगे? मुगल्स का ये मानना था कि बस हमें एक बार जहाँ, सारा जहाँ हमारी जेब में दे दो। मुगल्स को सारा जहाँ अपनी जेब में डालना था, ये याद रखना। तो इनकी क्रोनोलॉजी आपको हमेशा याद रहेगी। बस यानी बाबर, हमें यानी हुमायूं, एक बार यानी अकबर, जहाँ यानी जहाँ जहांगीर, सारा जहाँ यानी शाहजहाँ, अपनी जेब में चाहिए यानी औरंगज़ेब। इस तरह से आपको बस हमें एक बार जहाँ, सारा जहाँ अपनी जेब में चाहिए, ऐसे करके मुगल्स के रूलर्स की क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ओके। उसके बाद मुगल्स का डिक्लाइन फेज़ में बहुत सारे रीजनल किंग्स और छोटे मोटे नवाब्स उभर कर सामने आए, राइट। जैसे वीक सक्सेसर्स थे औरंगजेब के, नादिर शाह के इन्वेजन्स हुए, अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स हुए, राइट। उसके बाद लास्ट मुगल कौन था 1857 के रिवॉल्ट में? बहादुर शाह सेकंड। क्वेश्चन आता है हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, तो बहादुर शाह सेकंड, जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करा था, राइट। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर का हैंड किया था। बाकी मराठास वगैरह, सिख एम्पायर, ये सब हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हमने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के टाइमलाइन को फिनिश करा है, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी टाइमलाइन इस लेक्चर में फिनिश करना पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता तो फटाफट से रीड करते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी फिनिश कर देता, बिकॉज देखो नोट तो रेडी है, राइट। बट अगर मैंने अभी किया तो जस्टिस नहीं होगा मॉडर्न इंडिया के साथ, राइट, क्योंकि मैंने कोशिश करी है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ साथ आपको बताते चलूँ, अदरवाइज़ जस्टिस नहीं होता लेक्चर के साथ। तो हम 2-3 दिन में एक बार फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स है, जिसकी क्रोनोलॉजी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो क्रोनोलॉजी डायरेक्ट पूछी भी जाती है, कौन सा मूवमेंट कब हुआ, राइट। मूवमेंट के अंदर क्या है तो आपको पता रहता है, बट क्रोनोलॉजी नहीं याद होती है, तो वो क्रोनोलॉजी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। फिलहाल 2-3 दिन में हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी कवर करेंगे, उसके पहले क्रैक सीरीज में डाइवर्स टॉपिक्स को हम कवर करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।